नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। काशी का कर्म युद्ध शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को मोदी की चुनौती मंजूर है, यानी वाराणसी में लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। मोदी का दावा करते हैं कि केजरीवाल असर का दावा करते हैं, मगर उन दावों पर मोहर काशी की जनता लगाएगी। पता नहीं केजरीवाल ने जनता को अपना फैसला सुनाया या जनता ने केजरीवाल को फैसला सुनाया, लेकिन इतना तय हो गया कि वाराणसी में मोदी और केजरीवाल के बीच सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने काशी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मोदी को काशी में खुली बहस की चुनौती भी दे दी। अब आगे क्या होगा ये ना केजरीवाल जानते हैं न मोदी। फैसला अब वाराणसी की जनता करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चुनौती कबूल हुई और काशी की सियासत का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन गया। मोदी को टक्कर देंगे केजरीवाल। केजरीवाल को मोदी की चुनौती मंजूर। केजरीवाल को काशी मंजूर है, मोदी से टक्कर मंजूर है और काशी को सियासत की सबसे बड़ी कशमकश मंजूर है। जैसे मदन मोहन मालवीय ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं आपके पास पैसा मांगने के लिए आऊंगा, आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार इस देश की जनता, मैं इस देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, ये बनारस का चुनाव बनारस के लोगों का नहीं है, ये इस देश के लोगों का चुनाव है। जो लोग आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो सब लोग 1-1 महीने की छुट्टी लेके आधे लोग वाराणसी में आए और आधे लोग अमेठी में पहुंच जाए। इस बार इस 2014 के चुनाव को हम इस देश की राजनीतिक क्रांति में बदल देंगे। जिस चुनौती पर रजामंदी में मोदी को महीनों लग गए, उसे केजरीवाल ने एक दिन की रैली में मंजूर कर लिया। मोदी के कर्मभूमि में केजरीवाल कर्मयुद्ध का ऐलान कर गए। मुझे सांसद बनने का कोई शौक नहीं है दोस्तों, मुझे एमपी बनने का कोई शौक नहीं है। एमपी बनने का शौक होता तो कोई सेफ सीट ढूंढ लेता। सारे नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जहां से जीतने की उम्मीद होती है वहां से ढूंढते हैं। मैं वहां जाके लड़ता हूं जहां पे किसी को हराने के लिए लड़ा जाता है, जहां पे इस देश को लूटने वालों को हराने के लिए लड़ा जाता है। काशी केजरीवाल के लिए जरूरी है और मोदी के लिए मजबूरी है। दिल्ली के चमत्कार को काशी में दोहराने की उम्मीद पर केजरीवाल की पूरी सियासत टिकी है। मोदी की लड़ाई दिल्ली के लिए है और केजरीवाल की लड़ाई सिर्फ मोदी की हार के लिए। फैसला काशी का होगा, हार और जीत नई सियासत की तकदीर होंगे। वैसे इस शहर में हार और जीत के मायने अलग हैं। जीते तो जिंदगी और हारे तो मोक्ष। अशोक राज, लाइव इंडिया, वाराणसी। काशी की आध्यात्मिक तौर पर अपनी अलग पहचान है, लेकिन सियासी तौर पर अचानक अगर बोले कि लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर एक सीट जहां पर सबकी नजर टिकी है तो वो काशी है, क्योंकि यहां पर ताल ठोकी है मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुली चुनौती बहस की दी और देखना होगा जनता क्या फैसला लेती है। इस पर हम बहस करेंगे क्या सियासी समीकरण बन सकते हैं और किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दीपक वाजपेयी जुड़ रहे हैं, राजीव बब्बर है, प्रवक्ता है बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ अकुल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी है और बनारस से भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले दीपक वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगा।
उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन इस पर ले। लेकिन केजरीवाल ने जैसा कहा कि एक लोगों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा, रायशुमारी होगी और फिर अपनी उम्मीदवारी को लेकर वो ऐलान करेंगे। मन वो पहले से बना चुके थे, औपचारिकता एक तरीके से बाकी थी। लेकिन आज रोड शो करने के दौरान विरोध भी हुआ है। आपको क्या उम्मीद लग रही है आपको बनारस में? किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है बनारस से? बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जो हालांकि टेलीविजन की हेडलाइन से जरूर है कि विरोध हुआ, आप सब लोग देख सकते हैं। और अरविंद जी ने इस सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कहा कि क्या कभी भाजपा ने सोनिया गांधी को काले झंडे दिखाए, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, कपिल सिब्बल को काले झंडे दिखाए? नहीं, कभी नहीं दिखाए। इसी तरह कांग्रेस ने भी कभी भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा जी को, मोदी जी को, गडकरी जी को काले झंडे नहीं दिखाए। ये सारा विरोध अगर हमारा हो रहा है, चाहे वो अमेठी में हमसे मारपीट हो, चाहे वो अहमदाबाद में हमारी अरविंद जी के कार के शीशे तोड़े जा रहे हो, या स्याही फेंकी जा रही हो, नहीं दीपक जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं की बौखलाहट, ये विरोध भी होता है, राजनीति में विरोध होता है। लेकिन जो दूसरी तरफ रिस्पॉन्स बेहतर मिला आपको, आप उत्साहित हैं जिस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? क्योंकि रायशुमारी कैसे हुई ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो गया। रोड शो हुआ और उसके बाद अचानक ऐलान हो गया। क्या उत्साह जो देखा गया समर्थकों का मंच के बाहर सामने, उसके बाद ही ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, आपने पूरे मैदान में देखी होगी कितनी सारी भीड़ है। तमाम सारी खबरें सुबह से चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि तमाम सारे लोग बाहर से आए थे। अरे 1-2 हजार लोग बाहर से भी आए थे। आपने देखी क्या जबरदस्त भीड़ थी। अच्छा। और मुझे लगता है कि हारने से ज्यादा हकुलाहट दूसरी पार्टियों में इस बात की है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं, आप बार बार बता रहे हैं, चाहे वो गैस प्राइसिंग का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून का मुद्दा हो, ये दोनों पार्टियां एक तरफ बैठी हैं। और कंफ्यूजन इस हद तक है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि क्या आप दोनों मिलकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इस तरह का कंफ्यूजन है। ये दोनों पार्टियां पूरे तौर पर एक हो चुकी हैं और इनकी बौखलाहट इससे है कि हम राजनीतिक संस्कृति बदल रहे हैं। भ्रष्टाचार पॉलिटिक्स से खत्म हो जाएगा। इनको भी वही जीवन जीना पड़ेगा जिस जीवन की हम दुआई देते हैं। ठीक है, ये आपका एक मुद्दा है भ्रष्टाचार को लेकर। आप काशी में भी इसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आए, इसलिए आप देखना होगा इसका असर क्या होता है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अफलातून साहब है हमारे साथ, समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनके पास भी चलेंगे, जानेंगे मिजाज किस तरीके से काशी का बदला है। लेकिन राजीव अकबर जी, बड़ी चुनौती आपको मिलने वाली है आज जो केजरीवाल ने कहा है। आपके लिए तो विजय रथ, मोदी का विजय रथ एक तरीके से कहें तो उस पर रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की। देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी बात भी कर रहे थे, जैसे इनका यूजुअल स्टाइल रहता है, ऊंची ऊंची बात करना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो उसी प्रकार की बातें अभी आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ प्रदर्शन कभी किया है। मैं इनको बताना चाहता हूं, दिल्ली में शीला दीक्षित जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए और प्रदर्शन भी किया। इसलिए ये जो बातें, एक सेकंड भाई साहब, मैं आप जब बोलते हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, सुनता हूँ। मेरी बारी है, मुझे बात करने दीजिए। देखिए ऐसा है, कोई ना तो कंपैरिजन है, कहाँ तो मोदी जी जिन्होंने 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छी गवर्नेंस दी है, परफॉर्मेंस किया है, डेवलपमेंट किया है, विजन है, और कहाँ 50 दिन में सरकार छोड़ के भागने वाले लोग और जाकर बड़ी बड़ी बातें करना। और मैं ये कहता हूँ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे 10 साल से। जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी। ये तो आप मानेंगे ना, अब अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता किस तरीके से करवट ले हालात, वो आपको नहीं पता। देखिए लोकतंत्र में लहर है तो आप लोकतंत्र में कि 2 सीटों से बीजेपी को लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जहां तक वाराणसी से ही लड़ते अगर इतने लहर है। जहां तक आप देख लीजिए, जहां तक आप एक चीज समझिए, प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, एक पॉलिटिकल रीजन है, बहुत समय से बहुत सारे नेता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक संदेश देना है और गुजरात अपना प्रांत है, इसलिए दो जगह से लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपने बात की कि हम इनको डिस्काउंट नहीं कर सकते, सीरियसली लेना चाहिए, मैं तो कहता हूं लोकतंत्र में छोटी सी भी जो आवाज उठे उसका भी सम्मान करना चाहिए और उसको परख कर चलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूर परख कर चल रही है। लेकिन ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, जिस तरीके से सरकार से भागे, आप बताइए ना, इन्होंने कितनी कस्में खाकर तोड़ा। और अभी एक मिनट हमारे सेंटर राजीव माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि काशी से अगर ये मुद्दा हट गया तो दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे काशी के हालात है क्या। ये काफी अचानक सुर्खियों में आ गया ये शहर। अफलातून जी का रुख करूंगा। अफलातून जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा पहला सवाल तो, क्योंकि आप उस मिजाज को, उस
चलिए उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनका रुख करेंगे। लेकिन अकू जी, आप यहाँ से क्या पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि सवाल मेरा अफलातून जी से यही होता है कि मिजाज किस तरीके से बदला है, लेकिन आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको वाराणसी के हालात किस तरीके से बदले सियासी तौर पर? देखिए, दो चीजें, जितना मैंने बनारस को देखा, समझा, जाना है, और ठीक ठाक तरीके से मैं जानता हूं कि मैंने उसको समझा है, काफी दिन वहां रहा हूं। बनारस एक अजीबोगरीब त्रासदी के बीच जीता हुआ सांस्कृतिक शहर है। एक मस्ती है, एक मौज है, और उस मौज में जो उसकी मूलभूत चीजें हैं वो सब गायब हैं। बनारस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत वही है, अरबों रुपया वहां आता है और कहां चला जाता है कुछ पता नहीं लगने पाता है। बनारस आज भी वो जगह है जहां गंगा के नाम पे सब कुछ हो सकता है। बनारस आज भी वो जगह है जहां जो मस्ती रात में 12 बजे पूड़ियां छलने की है वो और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। लेकिन वहां उसको अगर ठगा है किसी ने तो सिर्फ नेताओं ने ठगा है। वहां भाजपा के नेताओं ने ठगा है, वहां समाजवादियों ने ठगा है, वहां कांग्रेसियों ने ठगा है, और सबने मतलब लापरवाही, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति उस तरीके से ठगा है। तो इसलिए अगर कहीं बनारस को एक होप या आशा नजर आती है तो उस आशा में वो कहीं भी जाता आदमी दिखता है। वो आशा उसे आजकल मोदी जी की तरफ नजर आती है कि शायद अगर मोदी जी आ जाएंगे तो एकदम से कोई बदलाव कर देंगे और कुछ बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। मोदी इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल एक अलग तरीके की राजनीति के तहत जीने और अपने समीकरण खुद करने के माहिर माने जाते रहे हैं, और हैं भी वो उसको। तो उनको जब लगता है राजनीति में 2-2-4 जो होता है वो ऐसे ही होता है, तो वो वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राजनीति में 2-2-4 एकदम से नहीं होता। वो उनके समीकरण है कि ये पहले आज ही उन्होंने मान लिया कि मैं हाराने के लिए आया हूं, वो ये नहीं मान रहे कि मैं जीतने के लिए आया। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा वहां के लिए। अब आप सियासी तौर पर इसकी एक वजह है, आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का खुद वहां पर आना एक सियासी तौर पर भी वजह है आम आदमी पार्टी की, उस पर हम जाएंगे। अफलातून जी, मैं आपका ही रुख करूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। बनारस में आप मौजूद हैं, मोदी की लहर है या फिर केजरीवाल का असर है क्या बनारस में इस समय? जी, मुझे तो कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है, न मोदी जी की और न अरविंद केजरीवाल की। धीरे धीरे समझ में आएगा जब और दलों के प्रत्याशी भी सामने आ जाएंगे। हवा मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, और ऐसा कई बार हुआ है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने इस सीट को सांप्रदायिक नीतियों के अनुकूल मानते हुए चुना है जी, और शायद बनारस की जनता उसको गलत साबित कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हुए गलत साबित करे। लेकिन क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हो सकता है। क्यों कह रहे हैं? मोदी के नाम की लहर अगर बीजेपी ये कह रही है कि पूरे देश भर में है, और जहां से वो सीट चुनी है उन्होंने बनारस, उसकी एक वजह भी है। पूरे पूर्वांचल में बीजेपी एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आए, लेकिन क्यों असर नहीं है मोदी का इतना प्रभाव होने के बाद भी? मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो मुखर होते हैं। बनारस की एक घटना आपको याद दिलाऊंगा। दीपा मेहता हिंदू विधवाओं की स्थिति पर वो फिल्म बना रही थी, और उसी तुलसी घाट पे जो आजकल काफी टेलीविजन चैनल्स में दिखाया जा रहा है, वहाँ उसके सेट को मुश्किल से 25-30 लोगों ने तोड़ दिया और कहा कि ये काशी संस्कृति रक्षा मंच या ऐसा कुछ नाम बताया। और मुझे लगता है कि वैसे ही लोग वोकल हैं। आम आदमी की आवाज बनारस में भी कोई आई नहीं है सामने अभी तक।